नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, 22 अप्रैल सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ होगा। अंतिम चरण में केदारनाथ धाम में तैयारियां जोरों पर है। जानकारी दे दें, ऊखीमठ से 19 अप्रैल को डोली प्रस्थान की जाएगी। 20 अप्रैल को पाटा से गौरीकुंड ये डोली पहुंचेगी और 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम में प्रवेश किया जाएगा। 18 अप्रैल को भैरवनाथ पूजा संपन्न होगी और यात्रा शुरू होने से पहले धार्मिक अनुष्ठान, देश विदेश से श्रद्धालु भी यहां पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, यहाँ पर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। बिल्कुल दुर्गा, देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां प्रदेश में चल रही है और 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुलेंगे और 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ, सनातन परंपराओं के साथ जो है कपाट खोल दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही कपाट खोलने को लेकर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही जो है 18 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में सायंकालीन आरती के बाद जो है भैरवनाथ पूजा संपादित होगी और उसके बाद 19 अप्रैल को केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली ऊखीमठ से प्रस्थान कर पाटा पहुंचेगी और 21 अप्रैल को गौरीकुंड से प्रस्थान कर डोली केदारनाथ धाम पहुंचेंगी और उसके साथ ही 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे जो है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो अनिवार्य है और लगातार जो है पंजीकरण प्रक्रिया वो चल रही है। और इसी के साथ साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर और भी कई तैयारियां जो है वो चल रही है। आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़कों का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तमाम जायजा लेंगे कि सड़कों का किस तरीके से हैं, सड़कें कितनी बेहतर हैं और जो तमाम समीक्षाएं बैठक में मुख्यमंत्री लगातार चारधाम यात्रा को लेकर कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से प्रदेश सरकार पूरे जो है एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट चारधाम यात्रा पर रख रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ही चारधाम यात्रा में गैस की आपूर्ति को लेकर भी शासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। और सचिव खाद्य आनंद स्वरूप ने भी समीक्षा बैठक की और सभी जनपदों के लिए आपूर्ति व्यवस्था पर फीडबैक भी लिया और उन्होंने एलपीजी से लेकर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के पर्याप्त निर्देश जो वो दिए हैं। और इसी के साथ ही यात्रा में पर्यटन और शादी के सीजन को देखते हुए भी विशेष तैयारियां जो इसको लेकर की गई है। यानी कि चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से फोकस प्रदेश सरकार का है और चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। जो भी यात्रा से संबंधित विभाग हैं वो भी अपने प्रदेश स्तर से तमाम तैयारियां कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि चारधाम यात्रा भव्य और दिव्य होगी और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उसे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आला अधिकारियों को दिए हैं। जी अरुण, यानी कि तमाम तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन है, इसलिए पेयजल, आवास, सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। चारधाम यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि ये लाइफलाइन है राज्य की, देवभूमि की। और चारधामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छी हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है।
सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, और इसीलिए मैंने ये भी तय किया है कि मैं स्वयं पहले भी कई समीक्षाएं मैं कर चुका हूँ अलग अलग स्थानों पर, और कल मैं स्वयं रुद्रप्रयाग में जाऊंगा, वहां से लेकर गुप्तकाशी तक और अन्य मार्गों को भी बीच में देखता रहूंगा। हमारा प्रयास है कि सभी सड़कें भी दुरुस्त हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, और उत्तराखंड पूरी तरह से चार धाम यात्रा के लिए तैयार है। चार धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से पूरी तरह से हमारा राज्य चार धाम यात्रा के लिए तैयार है। वहीं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगोत्री धाम के लिए खाद्य सामग्री से भरा ट्रक श्रद्धा और विधि विधान के साथ रवाना किया गया। चरण पादुका मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद महंत रामरतन गिरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया। वहीं रावल शिव प्रकाश ने पूजा कर यात्रा के सफल और मंगलमय होने की कामना की। कपाट खुलने पर इसी सामग्री से प्रसाद तैयार कर विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। माँ गंगा गंगोत्री जी के लिए प्रथम भोग जो है मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे लगाया जाता है, तथा श्रद्धालुओं के लिए पहला जो कपाट खुलने के बाद भोजन प्रसादी की जो वितरण होता है मनसा देवी चढ़पाद का मायापुर हरिद्वार के द्वारा दिया जाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमारा ये भोजन सामग्री चार धाम यात्रा के लिए गंगोत्री धाम के लिए जा रही है, उस पर हम उपस्थित हुए हैं। और यही हम सब कामना करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे श्रद्धालु आएँ अच्छी तरह से प्रत्येक पिछले वर्ष से भी अच्छी दुगनी मात्रा में वहाँ पे दर्शन करें और सकुशल वापस आएँ और अपने घर के लिए सकुशल जाएं, यही हमारी प्रतिज्ञा है। जो कपाटोद्घाटन के बाद प्रथम भोग जो माँ भगवती गंगा जी को लगता है वो माँ मनसा की ओर से लगता है। जैसे कि आपने पूछा, सरकार की ओर से इस यात्रा के लिए भव्यता और दिव्यता के साथ तैयारियां में लगी हुई है, और सबकी यही मंशा है कि जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं उनका सुखद और यात्रा का अनुभव कर सके। मैं अंतत्वागता माँ पतित पावनी भगवती गंगा जी माँ मनसा के पावन चरणों में समस्त यात्रियों की सुखद और मंगल कामना करता हूँ। ठीक 18 तारीख को 12:15 पर माँ भगवती गंगा जी की जो दिव्य उत्सव डोली होती है वो मुखी मठ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी, और 19 तारीख को प्रातः से गंगा सहस्त्रनाम, गंगा लहरी, सांग और पांग विधि से जो माँ सुरसरी की अर्चना होती है, उसके उपरांत ठीक 12:15 पर समस्त श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा कपाट खोल दिए जाएंगे। देहरादून के लोक भवन परिसर में विकास की नई बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला रखी गई। इस भवन में औषधालय, सूचना एवं मीडिया विभाग, बागवानी विभाग, दिव्यांगजन विभाग और कैंटीन जैसी 5 महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे कर्मचारियों और आम जनता को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ये पहल आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विकास के संरक्षण का एक संतुलित उदाहरण है। 5 भवनों की आज नींव रखी गई है, उनका शिलान्यास हुआ है, और ये भवन आने वाले समय में हमारे कार्यों को, हमारे कार्य संस्कृति को और समय की मांग के अनुरूप काफ़ी महत्व के भवन होंगे, और इनसे समय के अनुसार काम होगा, अच्छी गुणवत्ता होगी, अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ये भवन बनेंगे। मैं इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय का उनको बहुत अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ कि एक शानदार काम लोक भवन परिसर में उनके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है, और राज्य के अंदर अनेक काम आज हो रहे हैं, जिन कामों के भी शिलान्यास हो रहे हैं। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कार्य व्यवहार, एक कार्य संस्कृति प्रारंभ की, उनकी प्रेरणा से, कि जिस काम को भी हम शुरू करते हैं, जिस काम का भी शिलान्यास करते हैं, उन सभी कामों को पूरा करते हैं, उनको लोकार्पण तक पहुंचाते हैं, बीच में कोई भी योजना न रुके, इसके लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है। सभी योजनाएं समय से हों,
सभी योजनाएं गुणवत्तापूर्ण हों और जनता की आवश्यकता अनुसार उनका कार्य सुनिश्चित हो। और आज जिस प्रकार से काम राज्य के अंदर चल रहा है, उसके कारण से पूरे देश के अंदर जब बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे विभागों में जब उसकी मॉनिटरिंग होती है या इंडेक्स बनता है, तो उनमें उत्तराखंड का नाम आज देश के अग्रणीय राज्यों के रूप में नाम आता है। चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, और उसके बहुत सारे मानक होते हैं सतत विकास के लक्ष्यों में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, और उसमें उत्तराखंड का स्थान उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आना, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सही दिशा में जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में अब उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी बार बार उन शब्दों को दोहराते हैं, हम सबको स्मरण कराते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन भी होता है और हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार भी होता है हर एक उत्तराखंड वासी के अंदर कि हम इन 10 सालों को उत्तराखंड के अनुरूप बनाएं। उत्तराखंड की गति, उत्तराखंड की उन्नति, उत्तराखंड की प्रगति, उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड हर क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, सभी सेक्टरों में आज आगे बढ़े। लोक भवन परिसर के अंदर में एक बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया गया है, श्री गणेश किया गया है, और इसके अंदर में उस प्रभु के 5 भवनों का इकट्ठा है, जिसके अंदर में सेवा के लिए डिस्पेंसरी, हमारे यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मीडिया है उनका विभाग, हार्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी और एक कैफेटेरिया। मकसद ये है कि जहाँ जितने भी कार्मिक हैं और पूरे लोक के लिए, क्योंकि लोक भवन है जनता के लिए, उनको किस प्रकार से सहायता मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्लान किया है, जिसके अंदर में मॉडर्न तरीके से हमारी जो बिल्डिंग है और उसके साथ में सभ्यता संस्कृति को भी किस प्रकार भवनों के निर्माण में रखा जाए। और सच कहूं तो आज बहुत ही खुशी हो रही है कि इस परिसर के अंदर में पूरे परिवार के लिए ये बहुत शुभ दिन है कि यहाँ बहुत सुंदर बहुउद्देशीय भवन बनेगा, जिससे लोक की सेवा और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको करने का एक बहुत सुंदर अवसर है। उत्तराखंड में नारी सशक्तिकरण को लेकर एक नई पहल ने जोर पकड़ लिया है, जहां महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं को मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के मातृशक्ति से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेगा। सरकार का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी से यह अभियान जन आंदोलन बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। नारी शक्ति अधिनियम जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेकर 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सदैव उन्होंने बहुत अग्रणी रखा। और आज उन्हीं के नेतृत्व में 16 से 18 में विशेष सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम पर
निश्चित रूप से कई बिंदुओं पर जो है उसे लागू किए जाने पर चर्चा परिचर्चा होनी है। मैं समझती हूँ कि इस अधिनियम के समर्थन में हम सब लोगों ने, आदि आबादी ने, उत्तराखंड की इस देवभूमि की मातृशक्ति और हमारे देश की आधी आबादी ने अपना समर्थन जरूर दिखाना चाहिए, जरूर जताना चाहिए। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, भर्ती प्रक्रिया पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। ओपनल से जुड़े पदों पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई सख्ती प्रशासन की ओर से अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने ये जारी किए हैं निर्देश। सीधी भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले यहां पर पूर्व अनुमति लेनी होगी। कार्मिक न्याय और वित्त विभाग से जुड़ी मंजूरी अनिवार्य रखी गई है। बिना अनुमति कोई प्रस्ताव आयोग को नहीं भेज पाएगा और सभी विभागों को कड़ाई से इसका पालन करना है। ओपनल कर्मियों से संबंधित पदों पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। पारदर्शिता और प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। अहम जानकारी, भर्ती प्रक्रिया पर अब प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है। ओपनर से जुड़े पदों पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर बता दें, अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने ये निर्देश जारी किए हैं। अब सीधी भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। कार्मिक न्याय और वित्त विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और बिना अनुमति कोई भी प्रस्ताव आयोग को नहीं भेज पाएगा। सभी विभागों को इसका पालन करना है और ओपनल कर्मियों से संबंधित पदों पर विशेष फोकस रखा जाएगा। वहीं जानकारी दे दें, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता और प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। अब प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से सीधा हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्या गाइडलाइंस, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उपनल के माध्यम से कार्यायोजित किए जाने वाले कार्मिकों के सापेक्ष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को लेकर शासन ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं यदि बात की जाए कि अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता गिरधारी सिंह रावत की, उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों को संबोधित पत्र में कहा कि विभागों में ऐसे पद पर सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 3 फरवरी 2026 के तहत उपनल कार्मिकों की तैनाती की जानी है। उनके सापेक्ष सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजने से पहले अनिवार्य पूर्ण रूप से अनुमति ले ली जाए। वही दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित विभागों को ऐसे सभी प्रस्ताव संस्था या आयोग को भेजने से पूर्व कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग तथा वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। वही शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि इस व्यवस्था में जो होने वाली भर्ती प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो, न ही किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। वहीं पर यदि बात करें तो इससे आगे जो है, यहाँ पर प्रदेश कर्मचारियों को जो सेवा दे रहे हैं उनके सापेक्ष इसमें सीधी भर्ती की बात कही गई है। सीधी भर्ती की प्रक्रिया है जिसके तहत यानी कि यशराज, जो पूरी प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं रुड़की के नासन क्षेत्र में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने एक बार फिर बेटियों की सफलता का परचम लहरा दिया। माउंट लिटेरा जी स्कूल की छात्रा निशिता, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर सत्य विकास की पुत्री है, उन्होंने 99.9% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया है। वहीं आयजा तनवीर ने 98.8% अंकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। निशिता का सपना इंजीनियर बनने का है, जबकि आयजा डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। स्कूल के अन्य छात्रों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में खुशी का माहौल है, जबकि पूरे क्षेत्र में जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब फिर हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए स्पेशली ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। और आगे मैं इंजीनियरिंग पर एम कर रही हूँ, और पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें।
और उन्होंने टीचर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझ पे बिलीव किया कि यस ये अच्छा करेगी, और पेरेंट्स ने भी हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया। तो बेसिकली ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी सिर्फ पेरेंट्स की रही है, टीचर्स की भी बहुत मेहनत रही है। स्कूल में भी कभी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो एक्स्ट्रा क्लासेस उन्होंने दी, या फिर उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, उन्होंने हमेशा फेथ रखा है मेरे अंदर, उन्होंने कभी अपनी होप लूज़ नहीं करी है एक तरह से। और जहाँ तक बात आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की रहती है तो उसमें ऐसा रहता है कि आप सिर्फ एक सोर्स NCERT पढ़ के कुछ नहीं होता है, तो ये उनके लिए जो ये समझ रहे हैं कि NCERT पढ़ के सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा आपको CBSE की वेबसाइट पे जो भी आपको प्रोवाइड होता है वो सब आप दो, जितना आपको मिल सकता है। मतलब इंटरनेट तो बहुत ही विस्तार जगह है, तो वहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। एक सोर्स को पकड़ो, उसकी सारी चीज़ें करो और मतलब एक तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अब क्या मैंने मेडिसिन लाइन में जाने का सोचा है, तो बेसिकली मेरा ड्रीम मेडिसिन में अपना बिल्कुल फील्ड में बेस्ट देने का है। रुड़की में CBSE 10वीं के नतीजों ने खुशी की लहर दौड़ा दी है, जहां रुड़की स्थित ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। परिणाम घोषित होते ही स्कूल में जश्न का माहौल बन गया। इस बार शिवांश गुप्ता ने 98.8% अंक लाकर टॉप किया, जबकि मोहम्मद जरीब 98%, तेजस्विनी सैनी ने 97.2% और हर्षवर्धन पवार ने यहाँ पर 97% यहाँ पर अंक लाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि 52 से अधिक छात्रों ने 90% से भी ऊपर के अंक हासिल किए। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है और डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मोटिवेशन आपको डेली पढ़ने को मोटिवेट नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है, कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी होती है। आपको डेली के गोल्स बनाकर अचीव करना चाहिए। मुझे सबसे टफ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट IT का लगता था, क्योंकि उसकी हम पूरे साल तैयारी नहीं कर पाते थे, पर एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ते थे। परसेंटेज आपकी आई है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, और कि उन्होंने टफ टाइम में मेरा सपोर्ट किया, और जब मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा तब भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई हूँ, एंड इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और ख़ुद को भी देना चाहूँगी। सबने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत मोटिवेट करा है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या मानते हैं कितना टाइम और इसको लेकर फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? ऐसे फिक्स तो नहीं होता था टाइम, बट एक टारगेट होता था दिन का, उसको कंप्लीट करना होता था। वो जितने टाइम में हो जाता था कर लेती थी, एंड आगे मैं PCM परस्यू करूँगी। सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा प्रेशराइज़ नहीं करा कि इतने मार्क्स लाने हैं। जितना मैं कर सकती थी हमेशा उतना ही कहा, और मेरे टीचर्स भी हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस बात को लेके। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाहते हैं? अभी तो मैंने PCM परस्यू करनी है, आगे देखते हैं। अभी 30 सालों से लगभग इसी फील्ड में हूँ। मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे बच्चे ने खुद को मुझे करके दिखा दिया कि पापा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बहुत खुशी हूँ। आप सही बताऊँ तो इसने सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी है। मेरे से कभी कभी जो टफ टॉपिक होते थे वो पूछता था, हालांकि मैं खुद मैथ का ट्यूशन देता हूँ, साइंस और मैथ, लेकिन इसने कभी कभी जो टफ टॉपिक थे वो पूछता था। सपोर्ट तो रहती है हमेशा इसकी, मेरी भी मम्मी की और इसके दादाजी की बहुत सपोर्ट रही है लाने ले जाने में, और वैसे हर चीज़ उसको मोटिवेट करी बहुत। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।